India, a land of incredible diversity and rich cultural heritage of the world. वो इंडिया जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और वो इंडिया जो बहुत तेज़ी से एक मॉडर्न नेशन बनने जा रहा है। आज हम उस इंडिया के बारे में बात करेंगे जहाँ ताजमहल जैसी मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट है और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली की तंग गलियाँ। इन कुछ ही सालों में भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर ली है और यही नहीं, हम थोड़े सालों में वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बनने जा रहे हैं। डू यू गाइस नो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन। हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यंग एडल्ट्स की है, जो हमारे कंट्री की ग्रोथ एंड इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट इतनी फास्ट मॉडर्नाइजेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसको हम सब इग्नोर कर देते हैं और उन सब के बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जब तक हम प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं करेंगे तो उसके कॉजेज एंड सोल्यूशन ढूंढने पर कैसे ही फोकस करेंगे। हे लवली पीपल, आई एम मधुर, अ PhD रिसर्चर इन हेल्थ साइंसेज एट बैंगलोर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। और आज हम बात करेंगे इंडिया के मॉडर्न लाइफ चैलेंज की, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट हमारे कंट्री की मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है ओबेसिटी, जो हमारी यूथ को अनहेल्दी और अनफिट बना रही है। हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। अगर किसी कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन की हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो वो एज ग्रुप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा हमारे कंट्री की ग्रोथ पर। ये बात हम जापान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जहाँ उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड है और वो लोग गवर्नमेंट फंड्स पे डिपेंड है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो फर्टिलिटी रेट के रीज़न की वजह से हाल ही में जापान ने अपने इमिग्रेशंस को इजी बनाना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज दे नीड यंग वर्किंग पीपल इन देयर कंट्री टू बूस्ट देयर इकोनॉमी एंड बूस्ट देयर ग्रोथ। आपने ज़रूर सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ख़ासकर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए, जो कि हम काफ़ी लाइटली लेते हैं। जबकि हम इंडियंस को प्रिवेंशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज डेवलप करने के और द पीरियड ऑफ टाइम। जेनेटिकली हम साउथ एशियंस की बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करती है, स्पेशली ओवर द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल, और इस फिनोमिना को हम साउथ एशियन स्किनी फैट फिनोटाइप भी बोलते हैं। एट प्रेजेंट अराउंड 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अब मे भी कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट ठीक है या फिर उनका बॉडी मास इंडेक्स तो एकदम परफेक्ट है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है किसी की फिटनेस लेवल जज करने के लिए, और ये नहीं बता सकता कि आप पूरी तरह से प्रॉपरली फिट हैं कि नहीं हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ऑल नो जॉन सीना एक फेमस WWE रेसलर हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। सो उनका वेट अराउंड 114 kgs है और उनकी हाइट 185 सेंटीमीटर्स है। तो अगर हम उनका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं by the method of dividing weight by height in square meters, will get around 33.3, जो कि एक ओबीएस कैटेगरी में आता है एज पर बॉडी मास इंडेक्स चार्ट। अब आप ही बताइए, क्या आपको जॉन सीना कहीं से ओबीस लगते हैं? नहीं ना। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। बॉडी मास इंडेक्स आपकी मसल मास, आपकी बोन डेंसिटी और आपके एज को कंसिडर ही नहीं करता, और ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी की फिटनेस एंड हेल्थ को प्रिडिक्ट करने के लिए। हाल ही में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ इनएक्टिव, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी 60% ऑफ द पॉपुलेशन अनफिट हो जाएगी बाय द ईयर 2030। अब यहाँ फिजिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है तो वो समझ। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, इट इज़ रिकमेंडेड टू एक्सरसाइज 150 मिनट्स टू 300 मिनट्स पर सिंगल वीक। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप फिज़िकली इनएक्टिव कैटेगरी में आते हैं। तो अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, अब इसके रीजंस पे फोकस करते हैं। रीज़न नंबर 1, पुअर डाइट। ऑन एन एवरेज एक बैलेंस डाइट में 25% ऑफ प्रोटीन,
25% of carbohydrate with high fiber, 35% of fruits and vegetables and 15% of good fats होने चाहिए। बट आपको पता है हमारी इंडियन डाइट बैलेंस डाइट ही नहीं होती, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी कंडक्ट करी जहां उन्होंने सारे स्टेट्स के डाइटरी सैंपल्स लिए और उन्होंने ये पाया कि हमारी इंडियन डाइट में 70% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और ये रिसर्च जर्नल ऑफ डायबिटिक केयर में पब्लिश है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके इसे रीड कर सकते। बट यू नो व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बुरे नहीं हैं आपके लिए। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमें उन्हें लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। बट हम इंडियंस की स्टेबल डाइट बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड राइस एंड व्हीट रोटीज़ और चपातीज़। चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया में हम बहुत ज़्यादा चपाती कंज्यूम करते हैं, और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ राइस से बनने वाली चीज़ें जैसे इडली एंड डोसा हाईली कंज्यूम करा जाता है। हाँ, आई नो हम साथ में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन करीज़ भी कंज्यूम करते हैं, बट जो कि इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती, क्योंकि हम उनका पोर्शन काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं। और बनाने पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने ऑयल में बनी है, किस प्रोसेस से बनी है, और कई बार हम बहुत ज़्यादा ही ऑयल यूज़ कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बटर यूज़ कर लेते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी, जो कि बहुत गलत है और वो ज़्यादा उन चीज़ों को अनहेल्दी बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का रीज़न क्या है? एक्चुअली इसका रीज़न हमारी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पहले के टाइम में लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते थे, जिसलिए उनको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, और यही रीज़न है कि वो अपनी डाइट में बहुत सारे राइस और व्हीट चपाती कंज्यूम करते थे, जिससे कि उनको फिज़िकली चैलेंजिंग वर्क करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। और कई बार तो ये होता था कि खाने की कमी हो जाती थी, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो इसलिए हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते थे, और वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एज अ फैट सेव हो जाता था, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आए और हमें खाने को नहीं मिले, तो वो फैट्स बाद में कन्वर्ट होके हमारे वाइटल फंक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। एट प्रेजेंट इंडिया में 24% ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, वाइल 19% ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टिवली नॉन वेजिटेरियन है। अब सिलेक्टिवली नॉन वेजिटेरियन क्या होता है? ये वो पॉपुलेशन है जो सिर्फ वीक में कुछ ही दिनों पे नॉनवेज खा सकते हैं, और कुछ दिनों पे ये नॉनवेज खाना अवॉइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पीपल ट्यूसडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते, सो वो हैं सिलेक्टिवली नॉन वेजिटेरियंस। और इसमें भी वो बेसिकली अंडे, चिकन एंड मटन ही कंज्यूम करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच तो है ही, और साथ में कैलोरी रिच भी है, बट हमारी डाइट प्रोटीन में लैक करती है। हम इनसफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। एक एवरेज पर्सन को एटलीस्ट 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में। जैसे आप 70 केजीज़ के हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो कंज्यूम करो एक दिन में। अब बात यह है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी कर सकें, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटीन इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर बॉडी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी आप डाइट कैसे सही कर सकते हैं, और आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की कैसे पूरी कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन अ प्रॉपर डाइट, नो मैटर इफ़ यू आर वेजिटेरियन। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड रीज़न। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अब ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, कॉरपोरेट वर्क कल्चर में काम करते हैं, तो उनकी बेसिकली डेस्क जॉब होती है और इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी उनकी नहीं हो पाती।
जो कि एक लीडिंग कॉज है ओबेसिटी का एंड फिज़िकली इनएक्टिव होने का। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई सारे कॉरपोरेट ऑफिस एंड कई सारे कंपनीज़ में ऑलरेडी उनके अपने जिम होते हैं, ऑलरेडी उनका अपना प्लेग्राउंड्स होते हैं, वो कई सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। क्या कुछ ऐसा इंडिया में होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीज़न नंबर 3, ग्रोथ ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्री। आज की लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है कि टाइम इश्यूज़ की वजह से लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए प्रॉपर हेल्दी फूड कुक कर सकें या किसी रिलायबल सोर्स से अपनी मील प्रिपरेशन करवा सकें। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फास्ट फूड्स, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते और मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड्स आर प्रोसेस्ड फूड्स। ये फास्ट फूड इंडस्ट्री आपको बहुत जल्दी फूड प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ड्राइव थ्रू में जा रहे हैं तो आप वहाँ ऑर्डर करेंगे और आपका ऑर्डर आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करें तो ये डील दी जाती है कि आपका खाना आपको 30 मिनट में डिलीवर नहीं हुआ तो आपका खाना फ्री। And it has been predicted that it will grow from $972 billion in 2021 to humongously $1,472 billion in 2028 by Fortune Business Insight. Reason number 4, no encouragement for the physical activities. दोस्तों, सच सच बताना, कितने लोगों के पेरेंट्स ने उनसे स्कूल टाइम में ये बोला होगा कि जिम जॉइन कर लो या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में ध्यान दो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लाइक स्विमिंग, स्पेशली ड्यूरिंग 10 to 12th क्लास। नहीं ना, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं बोला। बस सब एक रेस में भागे जा रहे हैं और यहाँ पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सिर्फ बोलते हैं बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, 10th है, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, 12th है। ये मोटा पतला तो चलता ही रहेगा। हम स्टार्टिंग से ही यंग बच्चों को जो स्कूल में हैं अभी, उन्हें कभी सिखाते ही नहीं है कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, हमें फ़ास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है। क्या आपको पता है चाइना के स्कूलों में फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमें स्टार्टिंग से ही यंग बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं और वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि वो फ़ास्ट फूड कम कंज़्यूम करें और ना ही कंज़्यूम करें तो बहुत ही अच्छा है। बट वो एटलीस्ट अवेयर होंगे कि वो अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस एंड हेल्थ अपने हाथ में होती है और हमें यंग जनरेशन को ये सिखाना चाहिए। बट आप ये नहीं जानते कि अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हो और ओबेस या ओवरवेट कैटेगरी में आते हो तो यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट डिप्रेस्ड। एंड कई रिसर्च स्टडीज़ में शो किया गया है कि अगर आप हेल्दी एंड फिट इंडिविजुअल हो तो आपके इमोशनल हार्मोन्स स्टेबल रहते हैं एंड आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकते हो विदाउट हैविंग मेंटल ब्रेकडाउन। रीज़न नंबर 5, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एक्सरसाइजेज एंड हेल्थ सप्लीमेंट इन इंडिया। हमारे देश में बहुत ही कम अवेयरनेस है अबाउट फिटनेस, exercises and food supplements, especially among women जो कि ज़्यादा ओबीस हैं कंपेरेटिव टू इंडियन मेन। वुमेंस को लगता है कि अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगी तो वो कई सारा मसल मास पुट ऑन कर लेंगी एंड दे लुक मस्कुलर, और उनका गोल ये थोड़ी है, उनको तो सिर्फ फैट लॉस करना है। बट द थिंग इज़, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने ट्रेनिंग रिजीम में कार्डियो के साथ एक सर्टेन अमाउंट में वेट लिफ्टिंग इंक्लूड करते हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मसल गेन कर लोगे। और अगर ऐसा होने लग जाता तो हर कोई बॉडी बिल्डर ही बन जाता, जो कि बहुत ईजी होता सबके लिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। बट दोस्तों, अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो एडिंग वेट ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मोर मसल्स, जिससे कि आप जल्दी फैट लॉस करोगे एंड एट द सेम टाइम यू विल फील मोर फिट एंड हेल्दी। अब बात कर लेते हैं
फूड सप्लीमेंट्स की, और हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन मैं भी कंज्यूम करता हूँ आफ्टर माय वर्कआउट, बिकॉज़ मुझे अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। और इंडिया में ये बहुत बड़ा मिथ है कि अरे इसने तो डब्बे खा के बॉडी बना ली। ऐसा नहीं होता, ये मिथ बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वे प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और हर किसी को लेना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर पा रहे, तो वे प्रोटीन लेना कुछ गलत नहीं है। इट्स लाइक जैसे आप मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेते हो, जस्ट बिकॉज़ आपको अपनी डाइट से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो आपको वो कंज्यूम करने के लिए मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी नहीं हो रही, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अब अपना वे प्रोटीन कौन सी ब्रांड का ले रहे हो और वो आप कहाँ से ले रहे हो। यही अवेयरनेस हमें अपनी सोसाइटी में लानी है, और मैं भरोसा करता हूँ कि मैं और आप मिलके अपनी सोसाइटी में थोड़ा चेंज तो ज़रूर ला सकते हैं। स्लोली बट श्योरली विल डू इट टुगेदर। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके भी कुछ गोल्स हैं जो कि आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप अपने गोल्स जल्दी अचीव कर सकें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।